सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले देखिए कि कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको माइटोसिस के बारे में बच्चों पता होना चाहिए कि माइटोसिस है क्या। टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन दी डॉटर सेल्स। सेम यहीं पे हम बात करते हैं कि बेसिकली जो माइटोसिस है बेसिकली क्या है, ये डुप्लीकेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। डुप्लीकेशन उसके आइडेंटिकल कॉपीज का बनना, सेपरेशन अलग हो जाना क्रोमोसोम्स का। यानी अगर आप माइटोसिस को एक सेंटेंस में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, इसमें पूरी माइटोसिस समाई हुई है। डुप्लीकेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, आप देखते हो कि सबसे पहले ये एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड होता है। इंटरफेज फेज के दौरान क्या होती है, इसकी डबलिंग, ये डुप्लीकेशन हो गई। और फिर एनाफेज के दौरान ये सेंट्रोमेर डिवाइड होता है और ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाता है। तो ये कितने थे, एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे इसकी डबलिंग हो गई। एक क्रोमेटिड है तो कितने क्रोमेटिड्स हो गए, दो क्रोमेटिड्स हो गई। लेकिन ये क्या होगा, बिहेव कैसे करेगा, सिंगल क्रोमोसोम के तौर पर बिहेव करेगा। लेकिन इंटरफेस के दौरान जब सेंट्रोमेर डिवाइड होगा तो ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। ईच क्रोमेटिड बिहेव लाइक अ कंप्लीट क्रोमोसोम। अगर यहाँ पे 46 क्रोमेटिड्स होंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमेटिड्स हो जाएंगी। तो डॉटर सेल बनेंगे तो आप देखें कि इधर पे 46 हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये 46 और यहाँ भी क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिटेन करते हैं किस में, इन दी डॉटर सेल्स। तो इस तरह से जब माइटोसिस होगी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, डिपेंड करता है कि किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें कांस्टेंट रहते हैं। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो पहला कि हाउ द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन। इसी तरह से फिर देखिए नेक्स्ट इसमें हमने बताना होगा, नंबर 2 इसमें आएंगे हम कि कंजर्वेशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल ख़ास तौर पर क्या चीज़, उसका जीनोटाइप की हम बात कर रहे हैं। आपको ये मालूम हो कि माइटोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर, ना तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, नो इंडिपेंडेंट assortment of chromosomes। क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से मुराद क्या होता है, इसको आप रैंडम असॉर्टमेंट का नाम भी देते हो। ये भी नहीं होता, ना क्रॉसिंग ओवर होती है, ना ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इसमें इसकी वजह से क्या होगा कि नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, किसी किस्म का कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब देखिए ऐसे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, यानी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स भी नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगी। इसी तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, तब भी क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, यानी जीनोटाइप जैसा पेरेंटल सेल में होगा उसी तरह से किस में आएगा, डॉटर सेल्स में आएगा। पेरेंट से डॉटर सेल्स में इसी तरह से वो मुंतकिल होगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एज इट इज़ जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या होगी, देयर शुड बी नो क्रॉसिंग ओवर, देयर शुड बी नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको पता है ये दोनों कंडीशंस जो होती हैं ये माइटोसिस में नहीं होती। तो ये भी इसकी इम्पॉर्टेंस है किस चीज़ की, माइटोसिस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, आप देखें चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो
एनिमल्स हो जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके ज़रिए होती है? डेफिनेटली माइटोसिस के ज़रिए ही होती है, क्योंकि इसमें गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसलिए गेमीट्स जब इन्वॉल्व ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। इसमें सेल डिवीजन कौन सी इन्वॉल्व होगी? माइटोसिस इन्वॉल्व। इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आप प्लांट्स में पढ़ते हो, जैसे मिसाल के तौर पर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में आप क्या बताते हो? जैसे मिसाल के तौर पर कटिंग वगैरह आ जाता है एग्जांपल के तौर पे। इसमें भी क्या होता है कि आप कटिंग लेते हो और कटिंग जो होती है वो ग्रो करती है इनटू कंप्लीट प्लांट। वो भी क्या है बेसिकली? व्हाट इज़ दिस? इसमें भी कौन सी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगी? इसमें भी माइटोसिस ही इन्वॉल्व होगी। इसी तरह से आप देखते हैं ये बडिंग वगैरह होता है, तो बडिंग में भी कौन सी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगी? दैट इज़ व्हाट माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है। डिपेंड करता है हम किस सेल की बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। इसी तरह से फिर देखिए कि इसकी मज़ीद इम्पोर्टेंस की तरफ अगर आप जाएं तो आप देखते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या होता है कि तो रीगेन और रीफॉर्म ऑफ लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसको हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। अब मिसाल के तौर पर बॉडी का कोई पार्ट ख़ास तौर पर कुछ ऑर्गेनिज्म के हवाले से आप रेफरेंस के तौर पर चलते हैं कि डिग्री ऑफ रीजनरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो रीजनरेशन बेसिकली क्या होता है? जो लॉस्ट पार्ट है बॉडी का उसका दोबारा से डेवलप हो जाना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। रीफॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसको आप रीजनरेशन। इसमें भी सेल डिवीजन कौन सी इन्वॉल्व होगी? माइटोसिस ही इन्वॉल्व होगी। लिहाजा ये भी इसमें आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से फिर देखें हीलिंग ऑफ वुंड, ज़ख़म जो होते हैं उसका भर जाना, इसमें भी कौन सी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होती है? दैट इज़ व्हाट माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से इसमें आप देखते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स से मुराद जैसे मिसाल के तौर पर आरबीसीज़ हैं। आरबीसी जाहिर बात है इसके लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है ना, 120 डेज़ के बाद क्या होते हैं? ये वॉर्न आउट हो जाते हैं, इनकी जगह नए सेल बनते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल किसके ज़रिए होगा? और ऑब्वियसली ये भी किसके ज़रिए होगा? माइटोसिस के ज़रिए ही होगा। तो इस तरह से ये आप इसकी क्या बता रहे हो? सिग्निफिकेंस। इसी तरह से हम मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में ख़ास तौर पर आप एग्जांपल किसकी देते हो? जैसे मिसाल के तौर पर आप टिश्यू कल्चर ले लें। आप टिश्यू कल्चर में क्या लेते हैं? आप बेसिकली पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी यानी सेल लेते हैं, टिश्यूज़ लेते हैं और उसको आप टिश्यू कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। वो मल्टीप्लाई होता है, कैलस बनता है, उसके बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होती है, रूट स्टेम वगैरह बनते हैं। पूरा एक प्लांट है तो पूरा क्या बन जाएगा? प्लांटलेट बन जाएगा। तो इसमें भी आप देखिए सेल डिवीजन कौन सी इन्वॉल्व है? माइटोसिस। इसी तरह से आप देख लीजिए क्लोनिंग की एग्जांपल ले लें तो क्लोनिंग में भी आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है? मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें आइडेंटिकल कॉपीज हासिल होती है। आइडेंटिकल कॉपीज़ को आप क्या कहते हो? क्लोन कहते हो। सेल डिवीजन कौन सी इन्वॉल्व होगी? माइटोसिस। इसी तरह से फिर देखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की को आप स्टडी करते हो। ऑर्गेनिज्म में आपको पता है जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। ये बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? डिप्लॉइड सेल है। अब इसमें क्या होगा? ये कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। कंप्लीट इंडिविजुअल जो बनेगा, इसके बनने में आपको मालूम है डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। जाइगोट से डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स भी बनते हैं और ऑर्गन्स बनने के बाद उनकी फिर फर्दर क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो लिहाजा जाइगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट की स्टडी को आप क्या कहते हो? एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हो। और इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का बनना और उसका फर्दर ग्रो करना। तो इसमें सेल डिवीजन कौन सी इन्वॉल्व होगी? डेफिनेटली इसमें माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से हमें इसकी
सिग्निफिकेंस से इनकार नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं कि इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माइटोसिस हैविंग ग्रेट कंट्रीब्यूशन, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था माइटोसिस। इसमें से आप देख सकते हैं जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, आपको मालूम होना चाहिए कि किन किन सिचुएशंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आपको बताया गया है ये सारे पॉइंट, इनको आपने ध्यान से देखना है। और फिर ये यहाँ तक था आपका टॉपिक किस चीज़ का, माइटोसिस का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन। For next topic of unit number 1, that is meiosis, which is also called reduction division. तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। इसमें सबसे पहले देखिए कि हमने बताना है कि व्हाट इज़ meiosis। meiosis है क्या? meiosis को आप कॉमनली क्या कहते हैं, इन जनरल कहा जाता है, ये रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। इसको आप रिडक्शन डिवीजन का नाम देते हैं। इसमें होता क्या है कि द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the number of chromosomes reduced to half in daughter cells as compared to parent cells। यानी इस किस्म की ये सेल डिवीज़न है जिसमें आपने क्या देखना होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये रिड्यूस हो जाते हैं टू हाफ। किसके मुकाबले में? ये अपने पेरेंट सेल के मुकाबले में। तो लिहाजा ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहीं से एक बात आपको पता चल जाती है कि मियोसिस कभी हैप्लॉइड सेल में नहीं होगी। नेवर एवर हैपेंड इन हैप्लॉइड सेल, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल्स। ये हमेशा किस में होगी? डिप्लॉयड सेल्स में होगी। क्या चीज़? मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन। अब इसमें क्या बताते हैं हम कि ये जो हम बता रहे हैं कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। तो याद रखिएगा कि ये वन पेरेंट सेल जो टू डॉटर सेल्स में असल में डिवाइड होता है, तो ये डायरेक्ट एक सेल जो होता है इसमें जो डॉटर सेल बनते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डॉटर सेल? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। एक सेल से डायरेक्ट 2 डॉटर सेल्स नहीं बन जाते। यानी इसमें आप देखते हो मियोसिस जो है इसमें आपको 2 डिविजन्स मिलती हैं, 2 डिविजन्स मिलती हैं। 2 डिवीजन से मुराद 2 मेजर इसके इवेंट्स हैं। एक को नाम दिया जाता है मियोसिस 1, जिस और इसी तरह दूसरी कौन सी कहलाती है? दैट इज कॉल्ड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसको और क्या नाम देते हो? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और इसी तरह से इसको आप क्या नाम दोगे? दैट इज कॉल्ड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या है? इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इसको हम दूसरा नाम देते हैं रिडक्शन डिवीजन। ये एक्चुअली रिडक्शन डिवीजन है, ये रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। जबकि मियोसिस 2 जो है या सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, इसके बारे में आपको क्लियर हो, इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस। ये जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगी। किस तरह? देखिए बेटा कि सबसे पहले देखिए कि हमने एक सेल, फॉर एग्जांपल ये एक सेल शो की, इसमें हमने ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो की। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप कोई भी शो कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर हम शो करें तो हम डायरेक्ट इसमें ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम शो कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हम 2n लिखने के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 46 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं।
अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, एक सेल जो होगा वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। अब इनमें देखिए कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, जिसको आप क्या कंसीडर करते हो, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसीडर करते हो। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगी, मियोसिस 1 कहेंगे इसको, आप मियोसिस 1 का नाम दोगे। यानी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के लिए जिसे वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि ये डॉटर सेल जो है ये फर्दर डिवाइड होगा इनटू 2 सेल्स, ये 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है, इसमें क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है। इसमें भी देखिए कि वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। तो इस तरह से वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। और एक और अहम बात याद रखनी है इसमें कि इसमें ख़ास तौर पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये वन टाइम होती है, वन टाइम होती है। वन टाइम से मुराद क्या है, बिफोर स्टार्ट ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 से पहले इंटरफेस के दौरान होगी। और ये कब हो रही है, ये ड्यूरिंग इंटरफेस। और ये इंटरफेस कौन सी है, बिफोर स्टार्ट ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 के स्टार्ट होने से पहले जो होगी। और इस इंटरफेस में याद रखिएगा कि G2 फेज क्या होगी, इसमें एब्सेंट, इसमें G2 फेज नहीं होती, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो लिहाजा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए 1 टाइम होती है, 2 टाइम नहीं होती। यहाँ पे वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, फिर उसके बाद these 2 डॉटर सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 एंड these are 4 डॉटर सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के मुकाबले में कितने रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो कि मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इसी तरह देखें कि मियोसिस 1 है, तो ये मियोसिस, इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो ये वाला पार्ट है, इसको आप मियोसिस 2 का नाम दोगे, विच इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, मेंटेन जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट, इसको हम पेरेंट सेल कहें तो ये क्या होंगे, इसके डॉटर सेल्स होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं लाइक दैट दोज ऑफ व्हाट, पेरेंट सेल। इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। और टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर इसी तरह से बच्चों देखो कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी अक्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये इन केस ऑफ एनिमल्स मियोसिस का प्रोसेस कब होता है, एट द टाइम ऑफ गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस का मतलब गेमीट्स फॉर्मेशन के वक्त क्या होगा, एनिमल्स में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होगी। अब जहाँ तक प्लांट्स का ताल्लुक है, तो प्लांट्स में याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी प्लांट्स में कब मियोसिस का प्रोसेस होगा, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। वजह क्या होती है, वजह बहुत सिंपल सी है कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें आप किसी लाइफ साइकिल को जब आप स्टडी करते हो तो आप बताते हो कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, दूसरी कौन सी होती है, गेमीटोफाइट जनरेशन होती है। तो लिहाजा स्पोरोफाइट जनरेशन आपको मालूम हो डिप्लॉइड होती है, और गेमीटोफाइट जनरेशन क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि ऑलरेडी डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर क्या बनेंगे, स्पोर। अब स्पोर से क्या बिल्टअप होती है, इसकी गेमीटोफाइट। तो लिहाजा स्पोर जो बने हैं मियोसिस के जरिए बने, वो हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड से गेमीटोफाइट बनेगा, सेल डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस होगी। तो प्लांट्स में याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एनिमल्स में एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। ये प्रोसेस किस चीज़ का होता है, मियोसिस का होता है। तो लिहाजा यहाँ तक आपको क्लियर हो, या आपको इंट्रो दिया गया है कि व्हाट इज़ मियोसिस। अब हमने आना है, हमने पहले बताया कि इसको 2 मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं। आप कौन कौन सी हैं, पहली मियोसिस 1 है, फिर उसके बाद
मियोसिस 2 है। तो सबसे पहले हम इसको सिस्टमेटिकली लेकर चलेंगे और सबसे पहले हमें किसको डिस्कस करना होगा, मियोसिस 1 को। कॉन्सेप्ट्स के साथ आप चलें, उसी हिसाब से फिर आपको क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद भी साथ साथ इन्हेंस करना है। किस तरीके से एमसीक्यूज़ बनते हैं, कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, किस लेवल के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो मिसाल अब यहाँ पे देखिए, चले हम इससे पहले कि मियोसिस 1 स्टार्ट करें, हम यहाँ पे यहाँ से कुछ चीज़ें एलेबोरेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये सेल जो था बिफोर स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, इसमें हम बताते हैं जो क्रोमोसोम था वो क्या था, ये क्रोमोसोम था, उसका एक क्रोमेटिड था। फिर इंटरफेस के दौरान आपको बताया कि डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, तो और इसके डबलिंग किस चीज़ की होगी, क्रोमोसोम की। तो एक क्रोमेटिड से कितने क्रोमेटिड बन गए, ये 2 क्रोमेटिड्स बन गए। यानी एक क्रोमेटिड था, अब कितने बन गए, 2 क्रोमेटिड्स बन गए। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरफेस के बाद का सेल है। इसी तरह हम 2 सेल शो कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पे 2 सेल्स यहाँ पे शो कर देते हैं। एक क्रोमोसोम शो किया था, यहाँ पे हम 2 क्रोमोसोम्स शो कर देते हैं। ये डुप्लीकेटेड फॉर्म आ गई किस चीज़ की, क्रोमोसोम की। तो ये आपके सामने क्या है, 2 क्रोमोसोम्स आ गए। अब सूरत हाल क्या होगी कि जब मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस 1 होगा, तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक मेंबर कहाँ जाएगा इसका, कंप्लीट यहाँ पे, एक मेंबर यहाँ पे कंप्लीट चला जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये 2 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम इधर गया, एक 46 क्रोमोसोम थे, 20 इधर गए, 20 इधर चले गए। इसी तरह से ये 23 क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम शो किया गया। मियोसिस 2 के बारे में आपको क्या कहा गया, इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे पहले सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। ये क्रोमेटिड्स यूँ अलग अलग हो जाएंगे, एक क्रोमेटिड इस सेल में जाएगा और एक क्रोमेटिड इस एक सेल में जाएगा। इसी तरह से ये एक जो इस सेल के क्रोमोसोम है, इसका भी ये क्रोमोसोम जो है ये किस फॉर्म में है, 2 क्रोमेटिड्स की सूरत में। तो इसका भी क्या होगा, एक क्रोमेटिड यूँ एनाफेज के दौरान अलग होगा, ये अलग होगा। फिर उसके बाद जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें क्या होगा, एक क्रोमेटिड यहाँ जाएगा, एक क्रोमेटिड यहाँ जाएगा। तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे, आफ्टर इंटरफेस इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स at the time of after the completion of interphase, what is the number of chromatids, इसमें number of chromatids कितने हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। कितने chromatids होंगे, 46 अगर क्रोमोसोम है तो 92 आपके पास क्या होंगे, chromatids होंगे। इसी तरह से at the completion of meiosis 1 कंप्लीट हो रही है, 2 डॉटर सेल यहाँ पे बने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 हैं। तो यहाँ पे क्रोमेटिड्स की तादाद कितनी होगी विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली क्या होगी, 40। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, टोटल कितने क्रोमोसोम है, 23। तो यहाँ पे कितने क्रोमेटिड्स होंगे, 46। यहाँ भी क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 46 हो जाएंगे। इस तरह से फिर जब हम बताते हैं कि मियोसिस 2 होगा जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, उसमें हम क्या बताते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। ज़ाहिर है 23 क्रोमोसोम थे विद 2 क्रोमेटिड्स। जब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो अब क्रोमेटिड्स होगा, एक क्रोमेटिड एक डॉटर सेल में, दूसरा दूसरे में, एक क्रोमेटिड एक सेल में, दूसरा दूसरे में। तो जैसा जो डॉटर सेल बन रहे हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 23 होंगे। हर सेल में कितने होंगे, ये 23 होंगे। तो इस तरह से ये क्रोमेटिड्स के नंबर के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यानी एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है, एक क्रोमोसोम, एक जो क्रोमेटिड है इसमें एक क्रोमोसोम है, तो इसमें क्रोमोसोम्स कितने, सॉरी ये इसमें हम बता रहे हैं कि एक क्या है, क्रोमोसोम है, इसका क्रोमेटिड है, इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो इसमें कितने डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे, 2। इसमें भी क्या है, एक, इसमें भी क्या है, 2। हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर देयर, 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरफेस के बाद कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जाहिर बात है जितने क्रोमेटिड्स होंगे उतने ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से यहाँ पे कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे आपको पता होना चाहिए, 46, क्योंकि नंबर क्रोमोसोम कितने, 23। हर क्रोमोसोम किसके साथ है, विद 2 क्रोमेटिड्स है। फिर यहाँ पे डॉटर सेल बन रहे हैं, ये डॉटर सेल में आपको पता ये 23 है, ये भी 23 है, लेकिन आपको ये पता हो कि यहाँ पे 2 क्रोमेटिड थे, यहाँ पे क्या एक क्रोमेटिड है, तो इसमें डीएनए के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 23 होंगे। तो इस तरह से इन क्रिटिकली इन चीज़ों को आपने शुरू से साथ लेकर चलना है ताकि आपको आइडिया हो कि MCQs किस तरह से एंट्री टेस्ट में आपके बन सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने आना है ये जो मेजर फेजेस हैं मियोसिस की, जिसमें सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, मियोसिस 1 को, और फिर हम आएंगे किसकी तरफ, मियोसिस 2 की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, मियोसिस
1, जिसको हमने क्या नाम दिया था, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, या इसको हम और क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन का नाम भी देंगे, आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। ये रिडक्शन डिवीजन भी कहलाती है। अब मेयोसिस 1 को आपने फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको हम फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। इसको 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे। 4 फेजेस कौन कौन सी हैं इसकी? सबसे पहले आपके सामने क्या आएगी, प्रोफेज 1, फिर इसके बाद सेकंड मेटाफेज 1, और उसके बाद तीसरी आ जाएगी एनाफेज 1, और इसी तरह से फोर्थ आ जाएगी आपके पास टीलोफेज 1। तो ये इसको 4 फेजेस में आप फर्दर डिवाइड कर रहे हैं मेयोसिस 1 को। तो हमने सिस्टमेटिकली इनको डिस्कस करना होगा 1 बाय 1 करके, कि सबसे पहले आपको किसके बारे में बताना होगा, प्रोफेज 1 के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 के बारे में आपको मालूम हो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट और साथ साथ ये क्या है, प्रोलॉन्ग्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोलॉन्ग्ड। यानी प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, लेंथी फेज है। ये लेंथी फेज है किसकी, मेयोसिस की। और इसी तरह से ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज से ये बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरी जो है लेंथी फेज है, प्रोलॉन्ग्ड है। तो लिहाजा इसमें सबसे पहली चीज़ हम इसको फर्दर आके जाके डिस्कस करें। एक अहम चीज़ हमने यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये किस तरह से बिहेव करते हैं, ये बिहेव कैसे करते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो किस किस्म का होता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के तौर पर बिहेव करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सूरत में ये बिहेव करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं कि ये वो क्रोमोसोम है जो कि सिमिलर ज़रूर है, सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल। सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल। ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली अगर जाए, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है कि रीज़न इसकी ये होती है कि आपको मालूम हो कि जब हम एक क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं और उस पर पोजीशन ऑफ जीन्स देखते हैं, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड व्हाट जीन लोकस कहते हैं, तो जीन लोकस होता है। फिर इसके बाद इसमें आगे चलकर आप जेनेटिक्स में स्टडी करोगे, हर जीन जो होता है इसके डिफरेंट क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। एलील किसे कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन आर कॉल्ड एलील। एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को आप क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, जो कि किसके ज़रिए बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय म्यूटेशन, जो कि म्यूटेशन के ज़रिए बनते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, आपको मालूम हो कि जब हम यहाँ पे किसकी बात करें, पेरेंट्स, इसमें ये मेल पेरेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे ये फीमेल पेरेंट्स आ जाएंगे। ये गेमीट है, इसमें एक मेंबर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, क्योंकि आपको पहले बताया गया था हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फीमेल पेरेंट। फर्टिलाइजेशन होती है, उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनता है, जाइगोट। वन मेंबर इज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम ईच पेरेंट। एक कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वन पेरेंट, एक कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अदर पेरेंट। तो लिहाजा ये क्या बन जाता है आपके पास,
जाइगोट बनता है। आप इस जाइगोट में क्या देखते हैं कि एक क्रोमोसोम की पार्टिसिपेशन फ्रॉम मेल पेरेंट और एक किससे होती है, फीमेल पेरेंट। ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम फिर आकर बनते हैं, इनकी आपस में पेयरिंग होती है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में हमने कहा कि नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जीन है, आपको बताया इसके डिफरेंट एलील्स होते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं होता कि ये एलील जो होते हैं, जीन पेयर जो होता है, एक जीन पेयर में एलील एक जैसे हो, होमोजाइगस हो, ज़रूरी नहीं होता, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर कैपिटल टी है तो दूसरी तरफ क्या है, स्मॉल टी है, तो ये देख सकते हैं एलील का डिफरेंस आ जाता है। तो नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल, सिमिलर बट नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल हम इसको कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो कीप इन योर माइंड, मियोसिस में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम अपने आप को बिहेव कर रहे हैं एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम के तौर पर बिहेव करते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो प्रोफेज 1 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्या है लेंथी फेज है मियोसिस की, इसको हमने फर्दर डिवाइड करना है इनटू 5 स्टेजेस। वो 5 स्टेजेस क्या हैं उनको अभी हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करना है। 5 फेजेस इसकी कौन कौन सी, इसको सिस्टमेटिकली लेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले देखिए इसकी 5 फेजेस के नेम आपको सिस्टमेटिकली मालूम होने चाहिए। नंबर 1 इसमें आ जाएगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये इसकी प्रोफेज 1 की ये क्या है 5 स्टेजेस है। हमने पहले बता दिया था कि ये लेंथी फेज है, प्रोलॉन्ग्ड है और डिफरेंट होती है प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस, और इसमें क्रोमोसोम बिहेव करते हैं एज होमोलोगस क्रोमोसोम के तौर पर बिहेव करते हैं। तो हम सिस्टमेटिकली देखेंगे कि इसमें क्या अप्रोच है। सबसे पहली चीज़ हमने इसको सिस्टमेटिकली हम देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, नंबर 1 आपके पास लेप्टोटीन आ गया आपके पास। लेप्टोटीन में क्या कुछ होगा सिस्टमेटिकली देखिए कि हम अगर इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसमें क्या हो रही है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है कि इसमें यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब होता है यहाँ पे क्वाइलिंग प्लस फोल्डिंग। किस चीज़ की क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग हो रही है यहाँ पे, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, क्रोमेटिन नेटवर्क की क्या होगी यहाँ पे क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग होगी, जिसकी वजह से क्या बनेंगे, क्रोमेटिड्स बनेंगे। क्रोमोसोम्स की क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिड्स। एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्रोमोसोम की ऑलरेडी डबलिंग हो चुकी है ड्यूरिंग इंटरफेस। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपको क्लियर हो कि इसमें क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनके बारे में बताएंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्या होगा, ये कम क्लोज टुगेदर, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसको आप एब्रिवेट कर देंगे अब, क्योंकि बार बार हमने ये वर्ड यूज़ करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टुगेदर। की पॉइंट आपके पास आ रहा है, कम क्लोज टुगेदर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि जो इसमें साइज होता है इसके न्यूक्लियस का, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये भी क्या हो जाता है इसमें इंक्रीज हो जाता है, इसका न्यूक्लियस का साइज भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं, किस में आपको नज़र आते हैं, लेप्टोटीन में आते हैं। और ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन ये भी आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट याद रखना है, ड्यूरेशन इसका फ्यू आवर्स, ये इसका क्या होगा, ड्यूरेशन होगा। यानी कंडेंसेशन हो रही है, क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग जिसको कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट होता है इनटू द क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ न्यूक्लियस का साइज भी इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, इसमें कौन सी आ जाएगी, दैट इज कौन सी, जाइगोटीन। जाइगोटीन आ जाएगी। जाइगोटीन के बारे में देखिए कि इसमें ये इसके लिए स्पेशल वर्डिंग हम यूज़ करते हैं, वो अक्सर MCQs में पूछी जाती है और स्टेटमेंट के तौर पर पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फिनोमिना ऑफ
मियोसिस, तो आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेनन ऑफ मियोसिस, ये फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेनन ऑफ मियोसिस कहलाता है। रीज़न क्या होती है कि इसमें अब क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखिए कि जो पेयरिंग है, पेयरिंग किस चीज़ की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जो होगी ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टार्ट। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा। दिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, साइनेप्सिस। इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को आप क्या कहेंगे, साइनेप्सिस का नाम दो। और ये साइनेप्सिस जो होती है हाईली स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक होती है। और फिर उसके बाद हाईली स्पेसिफिक होने के साथ साथ ये क्या होगी, एग्जैक्टली पॉइंटेड, एग्जैक्टली पॉइंटेड भी होती है। यानी हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जैक्टली पॉइंटेड का मतलब क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, हम एक डायग्राम फिलहाल यहाँ पे शो कर रहे हैं, उसके बाद हम इसी डायग्राम को डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के लिए भी यूज़ करेंगे, वो आप आगे चलकर देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने एक क्रोमोसोम शो किया है, ये इसके साथ ये इसका होमोलोग आ जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम के एक मेंबर को दूसरा एक मेंबर के लिए जो दूसरा मेंबर होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, होमोलोग। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सामने आ गए, हाईली स्पेसिफिक, एग्जैक्टली पॉइंटेड। इसके लिए आप आगे चलकर वर्ड यूज़ करते हो पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, फ़र्क सिर्फ क्या हो सकता है, एलील्स का फ़र्क हो सकता है। तो जीन लोकस जो होता है बिल्कुल एक दूसरे की क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस कह सकते हैं। एग्जैक्टली पॉइंटेड भी हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, किसके लिए, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए। तो ये फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेना ऑफ मियोसिस कहलाता है। अब इसके बाद देखिए कि ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर्ड ज़रूर है लेकिन दे आर नॉट फ्यूज्ड। ये पेयर्ड ज़रूर है लेकिन नॉट फ्यूज्ड, ये आपस में फ्यूज्ड नहीं होते। ठीक है जी। तो लिहाजा इसमें ये भी आपको क्लियर हो कि यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके लिए जो हमने टर्म्स इस्तेमाल करनी है, जैसे अभी हमने वर्ड इस्तेमाल किया क्या, साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इसके लिए आप टर्म इस्तेमाल करोगे बाइवेलेंट, बाइवेलेंट और टेट्राड। इसके लिए आप बाइवेलेंट और टेट्राड का टर्म भी इस्तेमाल करोगे। बाइवेलेंट क्या है, बेसिकली इसमें देख सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम, ये बेसिकली क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और क्या है, साइनेप्स क्रोमोसोम है, एक ही बात है। हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर देयर, 4 क्रोमेटिड्स, तो क्या हो जाएगा, टेट्राड। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, 2 क्रोमोसोम्स आर देयर, क्या आएगा, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हैं, 4। फिर इन क्रोमेटिड्स के बारे में आपको और भी क्लियर होना चाहिए। एक क्रोमोसोम की ये 2 अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं, ये एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स होगा, इसको आप क्या नाम दोगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहोगे एक क्रोमोसोम की। और फिर जो इसकी नंबरिंग अगर हम कर दें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपके पास क्या है, 4 है। तो 1, 2 आपके पास क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड। इसी तरह से 3, 4 आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। जबकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, तो 1 के लिए 3 क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। इसी तरह 2 और 3 क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। और 1 और 4 क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। तो इस तरह आपको ये पता हो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। तो हमने क्या बताया कि
पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट कब होती है? ज़ाइगोटीन के दौरान। उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं। ये आपके सामने होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसी के लिए हमने बताया कि ये जो क्रोमोसोम है पेयर्ड जरूर होते हैं लेकिन आपस में फ्यूज्ड नहीं होते। और साथ साथ ये भी आपको क्लियर हो कि इसमें इसके लिए और क्या टर्म इस्तेमाल होगी? बाइवेलेंट कवर्ड भी इस्तेमाल होगा और टेट्राड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होगा। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए और ये किस दौरान हमने यूज़ की हैं ये भी आपको मालूम हो। ज़ाइगोटीन के दौरान हमने यूज़ की ये टर्मिनोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट एक और अहम बात कि ये इसका ड्यूरेशन कितना होगा, यानी ज़ाइगोटीन इसका तो हमने ड्यूरेशन कितना बताया, फ्यू आवर्स। इसका जो ड्यूरेशन होगा ये भी याद रखिएगा फ्यू आवर्स होगा। पिकेटीन बताने से पहले कि यहाँ पे जो हमने ये बताया ना साइनेप्सिस, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हुआ है, इसके लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनोमल साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है ये फॉर्म्ड, ये बनता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए किस दौरान बनता है साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये ज़ाइगोटीन के दौरान बनता है। साइनेप्स से आपने याद रखना है, यहाँ पे साइनेप्स ये क्या है? साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है इसको आप और क्या नाम देते हो कि साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्म्ड। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो चले ये हो गई इसकी सेकेंड स्टेज। थर्ड उसके बाद आ जाती है आपके पास पिकेटीन। पिकेटीन के बाद हमें बताना है कि आपने यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि जो पेयरिंग होती है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या हो जाती है? दैट इज कंप्लीटेड, ये मुकम्मल हो जाती है। अब गौर कीजिए कि सबसे पहले लेप्टोटीन में हमने बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? कम क्लोज टुगेदर। फिर ज़ाइगोटीन में बताया पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट, इसको हमने टेक्निकली किया साइनेप्स। पिकेटीन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट। गौर कीजिएगा ये तीनों स्टेजेस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए डिफरेंट टर्म इस्तेमाल हो रही हैं और कहाँ पे इसमें कम क्लोज टुगेदर है, कहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। यानी कि पेयरिंग जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए फिर वही बाइवेलेंट और टेट्राड का वर्ड आप इसमें यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए जो बाइवेलेंट होता है इसमें हमने पहले बताया नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने? 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये क्रोमेटिड जो होते हैं रैप अराउंड ईच अदर। बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने हमने बताया? 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। अब ये इनकी क्या हो जाएगी? रैपिंग। ये रैप अराउंड ईच अदर, ये आपस में क्या करेंगे? रैपिंग करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें अहम चीज़ ये बताओगे कि ये जो इसमें रैपिंग हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट अहम बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा। इसी में रैपिंग के दौरान हम क्या बताते हैं? दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको क्लियर हो कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में इसकी पूरी जो डेफिनेशन हम बताना चाहें तो सिस्टमेटिकली इस तरह से मैं वर्डिंग बताता हूँ कि उससे आपको फिर सिस्टमेटिक अप्रोच का पता चलता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यहाँ पे देखिए चले लिखते हैं इसको, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट किसके? ऑफ क्रोमेटिड्स। किसके? क्रोमेटिड्स के। किसके क्रोमेटिड्स? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसके हैं? ये आप बताओगे वो जो बाइवेलेंट कह रहे हो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स के, साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स के, या फिर इसको आप बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के भी कह सकते हो। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स। कौन से क्रोमेटिड? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स या किसके? साइनेप्स क्रोमोसोम्स के। ड्यूरिंग कब हो रहा है ये? पिकेटीन
पेकाइटिन कहाँ पे हो रहा है? प्रोफेज 1 के दौरान हो रहा है और प्रोफेज 1 कहाँ पे हो रहा है? मियोसिस 1 और मियोसिस 1 किसकी फेज है? और मियोसिस। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने कि अगर मैं कहूँ कि क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस मियोसिस में होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। तो मियोसिस 1 के दौरान होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। प्रोफेज 1 के दौरान होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। पेकाइटिन के दौरान होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर सम टाइम ऐसा भी होता है कि 4 की 4 ऑप्शन करेक्ट होती है, तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जब पहले आप देखें जी मियोसिस 1 या प्रोफेज 1 लिखा हुआ है, आप उसको टिक कर दें। आपने इसको गौर से देखना होगा कि ऑप्शंस उसमें क्या है, और फिर देखते हैं तो चारों ऑप्शन अगर सही है तो फिर आपने कहाँ जाना होगा? नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना होगा। तो नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन क्रॉसिंग ओवर कब हो रही है? ड्यूरिंग पेकाइटिन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये नहीं दिया हुआ तो फिर प्रोफेज 1 होगा। प्रोफेज 1 नहीं दिया हुआ तो फिर मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 नहीं दिया तो अगर मियोसिस दिया हुआ है तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इस किस्म के MCQs के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो लिहाजा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो आप ये देखेंगे कि इसमें अहम बात ये होता है कि इसमें रीशफलिंग होती है। किस चीज़ की? जेनेटिक मटेरियल की रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की यहाँ पे क्या होती है? रीशफलिंग होती है। तो रीशफलिंग जब होगी तो फिर उसके नतीजे के तौर पर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन बनेगी, और जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो क्या होगा? वेरिएशन आएगी। वेरिएशन किसके लिए रिक्वायर्ड है? सर्वाइवल के लिए। और यही फिर आगे वेरिएशन किसके लिए रॉ मटेरियल बन जाता है आगे चलकर? फॉर एवोल्यूशन। तो लिहाजा सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है। एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या आएगी? वेरिएशन आएगी। वेरिएशन किसके लिए रिक्वायर्ड है? डेफिनेटली सर्वाइवल के लिए भी रिक्वायर्ड है, और किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। तो लिहाजा आपको इसकी सिग्निफिकेंस का भी पता चल जाता है। फिर इसी तरह पेकाइटिन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये कितना अरसा चलती है। ये याद रखिएगा कि ये डेज, वीक्स और इवन ईयर्स, ये डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, किस में ये सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है। तो इसके मुताबिक आपको पता हो कि लेप्टोटीन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, जाइकोटीन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, पेकाइटिन डेज, वीक और इवन ईयर्स भी इसमें लग जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसमें डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे, पहले हम बता चुके हैं इसके बारे में, पेयर्ड क्रोमोसोम्स ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। पेयर्ड क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। और फिर ये सवाल ये पूछा जाता है यहाँ पर कि क्या जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान इनकी जो अटैचमेंट हुई थी क्रोमोसोम की, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमने क्या नाम देना है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बारे में भी आपको क्लियर हो। मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम है आपका, मेंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये उसका आप दूसरा मेंबर शो कर रहे हो, ये दूसरा मेंबर आ गया, ये दूसरा मेंबर, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्याज्मा। इसका प्लूरल क्या होता है? क्याज्मेटा। ये सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जरूरी है कि एक पॉइंट पर हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, ट्रिपल, डिपेंड करता है कि ये क्रॉसिंग ओवर कितनी मरतबा हो रही है, इसी हिसाब से क्याज्मेटा फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो कि पेयर्ड क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और सेपरेशन जो होती है इनकी, सेपरेशन ये नॉट कंप्लीट, ये इनकी सेपरेशन कंप्लीट नहीं होते हैं। ये कम से कम ये होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बारे में आपको पता हो कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ये यूनाइट यानी मिले हुए होते हैं एटलीस्ट
ये क्या पे होते हैं, एटलीस्ट किस जगह पे कम से कम ये अपने जो ख़ास तौर पर जो क्याज़मेटा वाला एरिया होता है वहाँ पर ये क्या होते हैं, ये यूनाइटेड होते हैं। किस जगह पे, क्याज़मेटा में, यहाँ पर ये अटैच होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपको ये मालूम हो कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेयर की सूरत में, जिसको आप बाइवेलेंट कहते हैं, ये इस तरह से इनकी आपस में ये अटैचमेंट होती है। और साथ साथ क्या होता है कि जब चूँकि हमने पहले बताया कि एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने ज़ाइगोटीन के दौरान बताया था सेरेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन डिप्लोटीन के दौरान क्या होगा, इसमें आप देखिए सेरेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या होगा, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। डिसअपियर, ये यहाँ पे क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो लिहाजा बना कब था, ज़ाइगोटीन के दौरान। डिसअपियर कब हो रहा है, डिप्लोटीन जब रिपेल कर रहे हैं क्रोमोसोम एक दूसरे को। फिर हमने बताया सेपरेशन कंप्लीट नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिले हुए किस पॉइंट पे, ये क्याज़मेटा पॉइंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोटीन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज इसमें आ जाएगी आपकी डायकाइनेसिस। फिफ्थ लास्ट स्टेज है किसकी, प्रोफेज 1 की। इसमें आप क्या देखोगे कि डायकाइनेसिस में, क्योंकि शुरू में हमने बताया था लेप्टोटीन के दौरान कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। अब ये प्रोफेज की लास्ट फेज है। इसमें क्या होगा कि कंडेंसेशन जो होगी, ख़ास तौर पर कंडेंसेशन यानी क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ अ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन होगी। और कंडेंसेशन अपने कहाँ पहुँच जाएगी, अपने पीक पे पहुँच जाएगी। यानी आप क्रोमोसोम क्या होंगे, वाज़ेह तौर पर दिखाई देना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जो हमने बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ था, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कहते हैं, रिपेल ईच अदर, सेपरेट होना शुरू किया था, लेकिन सेपरेशन कंप्लीट नहीं थी। यहाँ पे क्या होगा, जो सेपरेशन होगी, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे कंप्लीट होती है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी, अब इसके बाद देखिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या होंगे, स्टिल क्या होंगे, ये यूनाइटेड होंगे, स्टिल यूनाइटेड होंगे। और कहाँ से यूनाइटेड होंगे, एट देयर एंड्स, ये अपने एंड से क्या होंगे, ये क्या होंगे, आपस में यूनाइटेड होंगे, बिल्कुल क्लोज टुगेदर होंगे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो लिहाजा ये की पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए कि डायकाइनेसिस के दौरान क्या हो रहा है। फिर इसके बाद इसमें एक और अहम चीज़ जो इसके न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियोलाई जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिसअपियर, ये डिसअपियर, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होंगे। लेकिन इस तरह जहाँ तक इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ताल्लुक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे कि ये मुकम्मल तौर पर डिसअपियर नहीं होती, इसमें मुकम्मल तौर पर डिसअपियर नहीं होगी, बल्कि इसकी क्या होगी, ये फ्रेगमेंटिंग होगी, इसकी फ्रेगमेंटिंग, यानी ये टूटना शुरू हो जाएगी। ये सेल है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई, लेकिन इसकी क्या हुई, ये फ्रेगमेंटिंग होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा कि माइटोसिस की प्रोफेज के एंड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट क्या हुई है, इसकी फ्रेगमेंटिंग स्टार्ट हुई है। मुकम्मल तौर पर ये डिसअपियर कहाँ जाकर होगी, मेटाफेज 1 के स्टार्टिंग में। जैसे ही मेटाफेज 1 स्टार्ट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली डिसअपियर्ड हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 या उसकी लास्ट स्टेज क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इसकी फ्रेगमेंटिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर डिसअपियर नहीं हुई है। तो लिहाजा ये यहाँ तक आपने क्या देखा, दैट इज़ व्हाट डिप्लोटीन। और फिर इसमें एक और अहम चीज़ याद रखिएगा कि ये 5
स्टेजेस हैं किस चीज़ की, प्रोफेस 1 की। तो इसको आपने बहुत ही इसको कंसंट्रेट करना है। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहली चीज़ क्या होगी, पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करना है, आपको ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तरतीब यानी सिस्टमेटिकली आपने इनके नेम्स याद किए। हैव टू लर्न द नेम्स लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्वेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस। सिस्टमेटिकली इसको आपने याद करना होगा। नंबर 1 ये सिस्टमेटिकली याद हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेस 1। क्या करेक्ट सीक्वेंस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्वेटीन, उसके बाद डायकिनेसिस दे दिया मिसाल के तौर पे, या फिर इसी तरह से लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पेक्वेटीन। आपको पता होगा करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होगा, तभी आप उसको टिक करोगे ना। तो सीक्वेंस को भी फॉलो करना है, फिर सीक्वेंस में जो चेंजेस आ रही हैं उनको भी फॉलो करना है कि किस स्टेज पे आपने देखना है कि लेप्टोटीन, जैसे अभी आपने डिस्कस किया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं कम क्लोज टुगेदर, फिर उसके बाद पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट किस स्टेज में होती है, फिर साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनता है, साइनेप्सिस किस स्टेज में होती है, किस स्टेज में आप ये साइनेप्स क्रोमोसोम को बाइवेलेंट या टेट्राड का नाम देते हो, इसका ड्यूरेशन कितना होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्रिटिकली बेटा याद भी रखनी है और इसको कंपैरिजन के साथ चलना है। डायकिनेसिस में आप देखें कि जाइगोटीन, पेक्वेटीन में क्या मेजर इवेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है इन विच of the following stages of prophase 1, in which of the following stages of prophase 1 crossing over occur। तो आपको मालूम हो ड्यूरिंग पेक्वेटीन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर उसी तरह से ये भी बताते हो कि which of the following phase is considered as the essential phenomena or first essential phenomena of meiosis। वो भी आपने यहाँ पे देखा कौन सी फेज होती है, जाइगोटीन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेना ऑफ मियोसिस का नाम भी देते हैं। इसी तरह से फिर आपको ये भी आइडिया हो कि जो इसमें ख़ास तौर पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो क्रॉसिंग ओवर किसके दरमियान होती है, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्स क्रोमोसोम या बाइवेलेंट जो होते हैं। इसके जो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं इसकी पहले रैपिंग होती है, रैपिंग के बाद क्या होता है, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में फिर आप बताते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है, वो एडवांटेज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इन एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि 5 सब फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्वेटीन, इन सब में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज कौन सी है। याद रखिएगा पेक्वेटीन ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, वजह क्या होती है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है मोस्ट क्रिटिकल फेज कहलाती है। इन सब में से मोस्ट क्रिटिकल फेज भी कहलाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ तक था क्या चीज़, प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस। अब उसके बाद हम इसकी फर्दर स्टेजेस जो हैं अब हम सिस्टमेटिकली लेकर आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमें अभी डिस्कस करना है कि इसमें मेटाफेज 1 क्या होती है, मेटाफेज 2 क्या होती है।